जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बाद आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा डिटरमाइन करें। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट ए लेंगे जिसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द प्रोडक्ट्स। जब हमारा टाइम स्टार्ट होने वाला होगा, यानी कि जब हमारा टाइम जीरो होगा, तो ए की एक डेफिनेट कंसंट्रेशन होगी और वो मोलर कंसंट्रेशन हम लोग मान के चलते हैं वो ए नॉट है, क्योंकि टाइम हुआ ही नहीं है, तो इसलिए बेटा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जीरो होगी। एज टाइम प्रोसीड्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो कुछ देर के बाद जब हमारा टाइम टी पहुंच जाएगा, जो कुछ मिनट्स हो सकते हैं, कुछ आवर्स भी हो सकते हैं, इवन कुछ डेज भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिएक्शन बेटा स्लो है, इंटरमीडिएट है या फास्ट है। हम लोग जो रिएक्टेंट ए है इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट से डिक्रीज होके ए रह जाएगी, इसलिए जो प्रोडक्ट हमारा बना होगा वो बराबर होगा ए नॉट माइनस ए के। क्यों? क्योंकि जितना बेटा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज, उतनी ही प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बेटा इंक्रीज होगी। अब हम लोग यहां पर रेट लॉ अप्लाई करेंगे। हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू ए पावर इक्वल टू इट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक्चुअली जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर होता है वो बेसिकली बेटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होता है। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लोग लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज्ड टू पावर 1। क्योंकि इस ऑर्डर का रिएक्शन का ऑर्डर 1 है, तो इसलिए बेटा ए का पावर 1 आएगा। नेगेटिव साइन हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। इस इक्वेशन को फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी की जगह पर बेटा हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। सो डी ए अपॉन डी टी जो है वो बराबर बन जाएगा के, जिसके साथ हम लोग 1 लगाएंगे, इंटू ए रेज पावर 1। तो K1 का मतलब होता है ये रेट कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो K1 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि हमें इस इक्वेशन को बेटा इंटीग्रेट करना है, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को पहले रीअरेंज करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो रीअरेंज करने पर हम लोग लिख सकते हैं डी ए अपॉन ए, यानी कि कंसंट्रेशन को हम लोग एक साइड में लाएंगे, विल बी इक्वल टू, यानी कि इस ए को बेटा हमने लेफ्ट साइड में लाया और डी टी को हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे, K1 इंटू डी टी। अब हम लोग इस इक्वेशन को बेटा इंटीग्रेट करेंगे और ध्यान रखें क्योंकि यहां पर जो ये नेगेटिव साइन है इसको लेफ्ट साइड से मैं राइट साइड में ट्रांसफर करूंगा। तो अब हम लोग यहां लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अगर हम लोग इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a into dA will be equal to माइनस K1, क्योंकि जो K1 है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती नहीं है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dt। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो तो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू log नेचुरल ऑफ x। उसी तरह से हम लोग इस 1/a को बेटा x मान लेते हैं और इस dA को हम लोग मान लेते हैं dx। तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ 1/a जो होगा वो बराबर होगी log नेचुरल ऑफ a इक्वल टू जो K1 है वो कांस्टेंट है वो बाहर, और दूसरी बात जो इंटीग्रेशन ऑफ dt होती है बेटा वो t होती है, तो इसलिए यहां पर t और साथ में हम लोग c यूज करेंगे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, where c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और एक बार फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग बेटा वहां पर यूज करते हैं जहां पर लिमिट्स नहीं होते, यानी कि जहां पर हमें नहीं दिया होता है कि हमने कौन से पैरामीटर्स के बीच में सब्सटेंस को, या जो हमें कौन से पैरामीटर्स के बीच में कंसंट्रेशन और टाइम को बेटा इंटीग्रेट करना है।
इसलिए जहां पर भी लिमिट्स नहीं दिए गए होंगे तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और यहां पर हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे और बेटा इस c का वैल्यू, यहां पर अब हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे और इस c का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग देख सकते हैं अगर बेटा हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो उस समय जो a है वो बेटा a नॉट के बराबर है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जो a है वो बेटा बराबर बन जाता है a नॉट के बराबर। यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो जो कंसंट्रेशन है वो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर बन जाएगी। तो यहां पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इंप्लाइज लॉग नेचुरल a के बदले में हम लोग a नॉट यूज करेंगे इक्वल टू माइनस k1, तो बेटा k1 ही रहेगा और t का वैल्यू 0 और प्लस c, विच इंप्लाइज जो c का वैल्यू है वो लॉग नेचुरल a नॉट के बराबर आएगा। अब बेटा इस वैल्यू ऑफ c को हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहां लिखेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ c बैक इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा लॉग नेचुरल a विल बी इक्वल टू, ये बेटा माइनस k1 इंटू टी रहेगा। अब जो c है इसके बदले में हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो प्लस लॉग नेचुरल ऑफ a नॉट, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग इसमें बेटा k का वैल्यू यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड का नाम दे देंगे क्योंकि इसको हम लोग आगे जाके मैं इसको यूज करूंगा। इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे इस k1t को बेटा मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस के बदले में, अब ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो k1t इक्वल टू लॉग नेचुरल a नॉट, और जो ये लॉग नेचुरल a है इसको मैं लेफ्ट से बेटा राइट में ट्रांसफर करके तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग नेचुरल a। इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा k1t विल बी इक्वल टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है लॉग नेचुरल ऑफ m माइनस लॉग नेचुरल ऑफ n बराबर होता है लॉग नेचुरल ऑफ m बाई n। यानी कि ये इक्वेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी लॉग नेचुरल ऑफ a नॉट डिवाइडेड बाई a। अब क्योंकि हमें k नॉट के लिए इक्वेशन चाहिए तो जो k1 है दैट विल बिकम इक्वल टू 1 बाई t लॉग नेचुरल a नॉट डिवाइडेड बाई a। अब बेटा ये लॉग नेचुरल है तो इस लॉग नेचुरल को हम लोग बेसिक लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहां चेंजिंग टू बेसिक लॉग दैट इज log 10। तो विच इंप्लाइज k1 विल बी इक्वल टू 2.303 log 10 a नॉट डिवाइडेड बाई a, और यहां पर बेटा डिवाइडेड बाई t। अब आप कहेंगे सर ये कहां से आया? अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला है विच सेज लॉग नेचुरल ऑफ x, किसी भी चीज का लॉग जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ x। तो इसलिए बेटा इसमें जो लॉग नेचुरल यहां पर था इसको हमने इससे पहले मल्टीप्लाई किया 2.303 से, और इस पूरी टर्म को जो यहां पर है इस पूरी टर्म को हम लोगों ने मान लिया ये बेटा x है। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट सब टॉपिक है बेटा कि हम लोग k को कैसे डिटरमिन करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ k1। और यहां पर k1 को बेटा हम लोग ग्राफिकली भी डिटरमिन कर सकते हैं। जो इक्वेशन 3 है अगर हम लोग उसको रीअरेंज करें तो हम लोग लिख सकते हैं k1 इंटू टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू, यानी मैंने क्या किया
इस t को बेटा लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया और 2.303 को बेटा यहां नीचे लाया, दैट इज इक्वल टू log 10 ऑफ a नॉट माइनस log 10 a। इसको बेटा मैंने ओपन कर दिया यहां पर, क्योंकि log m/n जो होता है वो बराबर होता है log m माइनस log n। इस इक्वेशन को अगर हम लोग वापस रिअरेंज करें तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस log 10a को बेटा मैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा log 10a विल बी इक्वल टू, जो ये k1t इंटू 2.303 इसको बेटा राइट साइड में ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा k1 अपॉन 2.303 इंटू टी, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्लस था तो राइट साइड में बेटा ये माइनस हो जाएगा और साथ में आएगा log 10 और यहां a नॉट मोलर कंसेंट्रेशन। अगर हम लोग इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये इक्वेशन बेटा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाती है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पर y जो है इसको हम लोग y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। x का मीनिंग होता है बेटा ये जो पैरामीटर यहां पर आएगा वो हम लोग x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। c जो है वो बेटा एक इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस। और अब रही बात इस पूरी टर्म की k1 अपॉन 2.303, ये बेटा बराबर होता है यहां पर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जब हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस पर हम लोग बेटा log a को प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पर हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे और जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी वहां से बेटा हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज स्लोप का वैल्यू, और वहां से हम लोग बेटा k1 का वैल्यू मिल जाएगा और जो इंटरसेप्ट हमारा होगा वो बेटा log a नॉट के बराबर होगा। सो दिस कैन बी ग्राफिकली शोन एज अंडर। इस ग्राफ में जो y एक्सिस है उस पर हम लोग बेटा कंसंट्रेशन दैट इज log 10 a को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस में हम लोग टाइम को प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस k1 अपॉन 2.303। यहां से बेटा जो k1 का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 इंटू स्लोप। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि स्लोप हमें कहां से मिलेगा, तो स्लोप का वैल्यू बेटा हम लोग इस ग्राफ से निकाल सकते हैं। तो इस स्लोप में ग्राफ में जो स्लोप होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर में अगर हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे यहां से x एक्सिस पर और यहां से भी बेटा एक लाइन ड्रा करेंगे सॉरी y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट हमारा y1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट हमारा y2 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से अगर हम लोग x एक्सिस पर भी कॉरस्पॉन्डिंग जगह से पॉइंट्स ड्रा करते हैं तो पहला वाला पॉइंट जो है ये वाला ये x1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये पॉइंट जो ये x2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो क्योंकि स्लोप tan थीटा के बराबर, tan थीटा बेटा परपेंडिकुलर बेस के बराबर होता है, तो हमारा स्लोप जो होगा वो बराबर बनेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में कंसंट्रेशन है तो दैट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय बेस में दैट इज x2 माइनस x1। यहां से बेटा हमें स्लोप मिलेगा, उस स्लोप के वैल्यू को हम लोग यहां इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करेंगे और हमें k1 का वैल्यू मिलेगा। अब स्लोप तो मिल गया, दूसरा चीज है कि हमें इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और अगर हम लोग इसको आगे जाके प्रोसीड करें यानी कि एक्स्ट्रापोलेट करें, जहां पर भी वो y एक्सिस को टच करेगा तो वो वैल्यू हमें बेटा बराबर होगा log 10 ऑफ a नॉट, यानी कि वो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेंस देगा। तो इस तरह से इस इक्वेशन थर्ड को हम लोग यूज करके हम लोग स्लोप भी निकाल सकते हैं और स्लोप से बेटा हमें k1 का वैल्यू मिलेगा और साथ में हमें जो log
ए नॉट का वैल्यू जो है वो हमें बेटा इंटरसेप्ट से मिल सकता है। जिस तरह से हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड डिटरमिन किया, उसी तरह से हमने हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी डिटरमिन। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बेटा हाफ लाइफ पीरियड, HLP। इसको हम लोग T0.5, T1/2 या T50% से बेटा रिप्रेजेंट। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जहां पर हमारी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, यानी कि जो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो बेटा हाफ तक पहुंचे। सो व्हेन T विल बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल, तो उस समय जो कंसेंट्रेशन होगी वो हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन होता है बेटा A नॉट डिवाइड बाई 2 using value of T and A in equation 3। तो इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है K1 is equal to 2.303 divided by T log of A naught divided by A। ये बेटा हमारी इक्वेशन 3 है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? K1 will remain as K1, 2.303 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और T के बदले में बेटा हम लोग यूज करेंगे T1/2 लॉग ऑफ जो A है, पहले A नॉट, तो बेटा A नॉट के बदले में A नॉट ही यूज करेंगे, और यहां पर जो A है इसके बदले में बेटा A नॉट/2, तो दैट विल बिकम 2 डिवाइडेड बाई A नॉट। दिस A नॉट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। सो विच फर्दर इंप्लाइज, क्योंकि हमें हाफ लाइफ के लिए निकालना है, तो आई विल राइट डाउन T हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K1 log ऑफ 2। जो log ऑफ 2 है उसका वैल्यू होता है बेटा 0.3010। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमें T हाफ का वैल्यू मिल जाएगा 2.303 अपॉन K1 into 0.3010, which further implies जो T हाफ है that will become equal to, जब हम इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 0.693 अपॉन K1। इस तरह से अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो जो T हाफ है वो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K1 है, विच मीन्स कि अगर K1 का वैल्यू ज्यादा है तो T हाफ का वैल्यू बेटा कम है। यानी कि अगर बेटा रिएक्शन की रेट फास्ट है तो T हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कम है। वो रिएक्शन जिनका रेट स्लो होता है यानी कि जो बहुत स्लोली होती है तो उनका हाफ लाइफ पीरियड बेटा बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरी बात, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को देखेंगे, जो 693 है ये बेटा एक कांस्टेंट है, K1 जो है वो भी कांस्टेंट है, तो इसके हिसाब से जो T हाफ है ये एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि T हाफ जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए चाहे हम लोग 10 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें, चाहे हम लोग 20 ग्राम ले लें, या चाहे हम लोग बेटा 50 ग्राम ले लेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर 10 grams to get converted into 5 grams, 20 grams to get converted into 10 grams, or 50 grams to get converted into 25 grams will always be the same। क्यों? क्योंकि T हाफ का वैल्यू बेटा कांस्टेंट है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, इमटेरियल ये है कि हम लोग कितना इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बेटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके साथ हमारा जो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये बेटा कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू। सी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है बेटा
दिया गया है कि हाफ लाइफ पीरियड हमें कैलकुलेट करना है। अगर N2O5 डिकम्पोज हो रहा है विद ए रेट कांस्टेंट ऑफ 5.7 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड्स, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो टी हाफ है दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड, और हमें के का वैल्यू दिया गया है। के का वैल्यू दिया गया है बेटा 5.7 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये इक्वेशन है इसमें हम लोग जो रेट इक्वेशन यूज करेंगे वो जीरो ऑर्डर की होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, या वो सेकंड ऑर्डर की होगी। तो यहां पर आपने ध्यान देना होगा कि अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया गया है तो हमें बेटा सबसे पहले एसेटेन करना पड़ेगा कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और वो हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि आपको पता है अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट सेम होते हैं एज दैट ऑफ द रेट, और रेट के यूनिट्स होते हैं बेटा मोल पर लीटर पर सेकंड। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके यूनिट जो होते हैं वो पर सेकंड होती है। तो इस रिएक्शन में जो यूनिट्स दिए गए हैं बेटा वो पर सेकंड है, तो इसलिए इस इक्वेशन में जो हम लोग रेट इक्वेशन यूज करेंगे तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो हम लोग लिखेंगे कि जो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब बेटा क्योंकि हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है तो हमें मिलेगा जो टी हाफ होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के, और यहां पर 0.693 अपॉन के का वैल्यू जो है वो है 5.7 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेटा 1200 सेकेंड्स आएगा, और 1200 सेकेंड्स को अगर हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो बेटा 20 मिनट्स होगा। तो इस क्वेश्चन में जो हाफ लाइफ पीरियड है उसका आंसर या तो 20 मिनट्स है या तो बेटा 1200 सेकेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन डिक्रीज फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.4 मोलर इन 15 मिनट्स। अगर हम लोग देखेंगे जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी जो ए नॉट था दैट वाज इक्वल टू 0.8 मोलर, और जो ए कंसंट्रेशन है आफ्टर सम टाइम दैट इज 0.4 मोलर, और जो टाइम दिया गया है वो बेटा 15 मिनट्स है। अगर हम केयरफुल इसको देखें तो 0.8 टू 0.4 जो है वो बेटा है इसकी कंसंट्रेशन हाफ हो रही है, तो इसका मतलब जो टाइम यहां पर है वो बेटा हाफ लाइफ पीरियड होगा। सो दिस इज टी हाफ। तो इस रिएक्शन में हमें दिया गया है कि टी हाफ बेटा 15 मिनट्स है। अब हमें कहा गया है कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर। सो अब नेक्स्ट में हमें दिया गया है कि टी हमें बेटा कैलकुलेट करना है जब हमारा ए नॉट जो है वो बराबर है 0.1 मोलर, और ए जो है वो बराबर है बेटा 0.025 मोलर। यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पर ऑलरेडी लिखा है कि बेटा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो के होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय ए। इस इक्वेशन में अब हमें बेटा टाइम कैलकुलेट करना है, तो इससे हम लोग यहां लिख सकते हैं कि जो टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.303 अपॉन के इंटू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन बेटा ए। अब इस इक्वेशन में हमें ए नॉट दिया गया है, हमें ए भी दिया गया है। अब बेटा टी हमें कैलकुलेट करना है और के हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग के का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ बेटा हमने यहां पर लिख लिया है वो कितना है
तो दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन बेटा 15। कि जो टी होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.303 multiplied by 15 divided by 0.693 into log of A नॉट की कंसंट्रेशन बेटा हमें दी गई है, A नॉट इज 0.1 मोलर डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन दी गई है यहां पर हमें, तो दैट इज 0.025 मोलर। So T will become equal to 49.8484 और यहां पर log of 4 आ जाएगा, which further implies जो T आएगा वो 49.8484 मल्टीप्लाइड बाय log 4 का वैल्यू जब हम निकालते हैं तो वो आ जाता है बेटा 0.6020 और यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो T का वैल्यू आ जाता है वो 30.00 मिनट्स आ जाता है बेटा। तो इस तरह से यहां पर जो टाइम रिक्वायर्ड है वो बेटा 30 मिनट्स है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, शो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.99% कंप्लीशन इज 10 टाइम्स रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। तो यहां पर बेटा दो केसेस दिए गए, एक वो जहां पर हमारी रिएक्शन 99.99% कंप्लीट है और दूसरा केस वो है जहां पर हमारी रिएक्शन बेटा 50% कंप्लीट है और हमें शो करना है कि जब वो 99.9% कंप्लीशन है तो उसको 10 टाइम्स वो टाइम लगेगा जो 50% कंप्लीशन के लिए लगती है। तो यहां पर बेटा केस फर्स्ट और यहां पर हम लोग केस सेकंड लिखेंगे। केस फर्स्ट में जो ए नॉट है, क्योंकि परसेंटेज दी गई है तो हम लोग मान के चलते हैं वो 100 है, जो ए होगा वो बनेगा बेटा 100 माइनस 99.9, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 0.1। केस सेकंड में ए नॉट जो है वो बेटा 100 होगा और जो ए होगा क्योंकि 50% कंप्लीशन है तो 100 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 50। अब ये रही केस वन और ये रहा केस टू। अब बेटा जो केस वन है उसमें हमने जब के लिखेंगे, केस वन में जो टी है दैट विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के log of a naught that is 100 divided by 0.1 और उसी तरह से दिस इज व्हेन रिएक्शन इज 99.9% और यहां पर टाइम जो है वो बेटा 50% कंप्लीशन के लिए विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के log ऑफ यहां पर बेटा 100 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट टी 99.9% अपॉन टी 50%। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, के के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर दिस विल बिकम इक्वल टू log ऑफ 1000 डिवाइडेड बाय 51 जार 52 जार दैट इज log ऑफ 2। सो अगर इसको बेटा हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे सो ये बन जाएगा टी 99.9% डिवाइडेड बाय टी 50% विल बी इक्वल टू log 1000 जो होता है वो log 10 रेज पावर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 हम लोग लिख सकते हैं। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे log m रेज पावर n, ये बेटा बनेगा 3 log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय log 2 और log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 तो हम लोग 0.3 लिख सकते हैं। सो विच फर्दर इंप्लाइज t 99.9% डिवाइडेड बाय t 50% जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय बेटा 0.3 एंड विच फर्दर इंप्लाइज t 99.9% डिवाइडेड बाय t
50% विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ये पॉइंट है तो न्यूमरेटर में बेटा 10 जाएगा, दिस एंड दिस कैंसल्स, विच इंप्लाइज t 99.9% is equal to 10 times t 50%। तो ये बेटा हमने प्रूव करना था कि जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन है वो 10 टाइम्स t 50% के है। A first order reaction takes place in 30 minutes for 50%। इसका मतलब हुआ कि जो t हाफ है वो बेटा इस रिएक्शन का 30 मिनट्स है। क्यों? क्योंकि 50% रिएक्शन तब तक कंप्लीट हो जाती है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, यानी कि हमने t कैलकुलेट करना है जब हमारा a नॉट जो है वो 100 है और जो a है वो बराबर है 100 माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई, तो इसलिए जो बाकी बचा होगा दैट विल बी ओनली 10%। अब बेटा इस रिएक्शन को करने के लिए सबसे पहले आपने ध्यान देना होगा कि रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर की दी गई है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी होता है दैट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log of A naught, that is initial concentration, divided by concentration at any instant of time। अब बेटा इस रिएक्शन में हमें A नॉट का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 100 है, हमें A का वैल्यू दिया गया है जो कि बेटा 10 है, T जो है वो हमें कैलकुलेट करना है और हमें बेटा K का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो K का वैल्यू हम लोग इस सिचुएशन में कर सकते हैं कैसे? हम लोग लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो K होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ बेटा हमें दिया गया है, सो K का वैल्यू आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 30, दैट विल बी इक्वल टू, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है बेटा 0.023 पर मिनट, ये इसका वैल्यू आएगा। अब बेटा हमें K का वैल्यू भी पता चल गया। अब इस K का वैल्यू, A नॉट का वैल्यू और A का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में सबस्टिट्यूट करते हैं। अब यहां पर जब सबस्टिट्यूट करेंगे सो T विल बिकम इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K विच इज 0.023 इंटू लॉग ऑफ A नॉट, तो A नॉट का वैल्यू बेटा हमारा 100 है, डिवाइडेड बाय A का वैल्यू बेटा 10 आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, log 10 का वैल्यू बेटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो t विल बिकम इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 0.23, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 100.13 मिनट्स आ जाता है ऑल्टरनेट मेथड। इस ऑल्टरनेट मेथड में आपको याद रखना है T50 यानी कि T50% कितना होगा, T50 के बाद अगर हमें T75% कैलकुलेट करना हो, T70 के बाद अगर हमें 90% रिएक्शन बेटा कंप्लीट करनी हो, हमें T99.9% कंप्लीट करनी हो, या बेटा T99.99% रिएक्शन बेटा कंप्लीट करनी हो, इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। T50 का मतलब होता है हमारा हाफ लाइफ पीरियड जो गिवन होना चाहिए। अगर T75 करना है तो इसको बेटा जितना भी T हाफ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका T हाफ का वैल्यू है। अगर बेटा T90 करना है तो उसको 3.33 से मल्टीप्लाई करना है, 3.33 से मल्टीप्लाई करेंगे T हाफ को। अगर बेटा T99.9% करना है उसको हमने 6.66% से T हाफ को मल्टीप्लाई करना है। 99 करना हो तो तब बेटा इस रिएक्शन में 13.42 से T हाफ को बेटा मल्टीप्लाई करना होगा। अब इस रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया कि हमें 90% कंप्लीशन देखनी है, तो 90% कंप्लीशन मीन्स दिस पार्ट। अगर बेटा 90% कंप्लीशन है तो T 90% जो होता है दैट इज इक्वल टू 3.33 इंटू बेटा T हाफ,
और टी हाफ का वैल्यू हमें दिया गया है और टी हाफ यहाँ पर हमें 30 मिनट्स दिया गया है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज 3.33 इंटू टी हाफ इज 30। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 0, 3 3 आर 9, 9 और यहाँ 9, क्योंकि 2 के बाद, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बेटा 100 मिनट्स। यानी कि ये एक शॉर्टकट है जिससे हम लोग टी कोई भी परसेंटेज, जैसे 75%, 90%, 99.99% या 99.99% बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका हाफ लाइफ पीरियड बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जो बाकी टॉपिक्स इस लेसन के हैं वो हम लोग बेटा अगले सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।